अस्सलामु अलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की इकोनॉमी गुज़िश्ता पौने 4 साल से शदीद मुश्किलात और बुहरान में नज़र आ रही है और यकीनन इसकी वजह जो है वो साबका हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पॉलिसी थी, वो नया पाकिस्तान था जिसमें पुराने पाकिस्तानियों को महंगाई और बेरोज़गारी की अफरीत में धकेल दिया गया था। आज मैं आपके सामने कुछ फिगर्स, कुछ स्टैट्स रखूंगी ताकि कुछ वो हक़ाइक़ हमारे अवाम के सामने आना चाहिए जिसके बिना पर एक पुराना पाकिस्तान और जिसके बिना पर इमरान खान ने जो नया पाकिस्तान का नारा लगाया था उसमें क्या चीज़ें थी। सबसे पहले यकीनन मैं बात करूंगी डॉलर की। अगर डॉलर को देखा जाए तो 2018 में जब नून लीग की हुकूमत थी तो उस वक्त ये 118 पर था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब 2022 में गई तो 189 पे डॉलर आ गया। जीडीपी ग्रोथ की बात कर लें तो नवाज शरीफ की हुकूमत में इमरान खान की हुकूमत में जो फ़र्क नज़र आया, नवाज शरीफ की हुकूमत में 6.1 और इमरान खान की हुकूमत में सिर्फ 4% था। महंगाई की बात कर ली जाए, क्योंकि महंगाई सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है, तो नून लीग हुकूमत 3.9 पर इसको छोड़कर गई थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मार्च की तक की बात कर रही हूँ कि 13.4 तक इसका फिगर हमें नज़र आया था। फूड इन्फ्लेशन नून लीग 2.3 पर छोड़कर गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको 15% पर लेकर आ गई थी। अच्छा, ख़ते गुर्बत से जो नीचे लोग रह रहे थे वो नून लीग की हुकूमत में नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे 55 मिलियन लोग थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसे 75 मिलियन पर लेकर आ गई थी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नाज़रीन अगर बात करें 2018 में 19.2 बिलियन डॉलर्स पे था, जबकि 2022 में बात करें पीटीआई हुकूमत में तो 20 बिलियन डॉलर्स पर यह आ चुका था। ट्रेड डेफिसिट पीटीआई की हुकूमत में हमने देखा कि 43 बिलियन डॉलर पर आ चुकी थी, जबकि नून लीग इसको 30.9 बिलियन डॉलर पर छोड़कर गई थी। स्टेट बैंक पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व है नाजरीन, वो इस वक्त हम देख सकते हैं कि 10.8 बिलियन डॉलर पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2022 में थी उस वक्त हुआ, और जब नून लीग का एतबार देखें तो उसमें हमें 10 बिलियन डॉलर पर नजर आई थी। ये वो कुछ फैक्ट्स थे, कुछ फिगर्स थे जो मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन सबसे अहम बात जो मैं आज आपसे करने जा रही हूँ, इमरान खान की हुकूमत जो नारा लगाती आई थी कि जी साबका हुकूमत ने करप्शन किया और उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान का करप्शन के हवाले से 117वां नंबर था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई 2021 की, मैं आपको ये रिपोर्ट कोट कर रही हूँ कि 140 नंबर पर इसको लेकर आ गए थे करप्शन पर। और इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब हमेशा ये बात करते रहे कि हम ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत देंगे पूरी दुनिया में। ये भी मैं आपको बता दूं कि 2018 में ये 104 नंबर पर था रैंकिंग के हवाले से हमारा अपना पासपोर्ट, और इमरान खान साहब इसको 109 इसका फिगर हमें नजर आ रहा है। ये वो फिगर्स और हकायक हैं जो अवाम के सामने हमने रखे हैं ताकि अवाम फैसला कर सके कि पुराना पाकिस्तान कितना खुशहाल और तरक्की याफ्ता था एज कम्पेयर टू नया पाकिस्तान। खैर, इतनी भी नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त शहबाज शरीफ और उनकी जो कैबिनेट है और जो मखलूत हुकूमत है वो यकीनन बड़ी कोशिश कर रही है कि हम किसी तरह मुल्की मईशत को इस मंझधार से निकालें। हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, आईटी सेक्टर हो गए, इनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन इसके अलावा स्टार्टअप की बात की जाए तो ये तेज़ी से उभरता हुआ एक सेक्टर है जो मुल्क में एक चांदी की लकीर साबित हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि स्टार्टअप में सिर्फ इस साल एक प्रेडिक्शन की गई है कि 500 मिलियन डॉलर्स रेज किए जाएंगे, 2 बिलियन डॉलर का मजीद इस साल का रेवेन्यू अर्न एक्सपेक्टेड है। आज हम बात करेंगे इस पर मजीद काम क्या हो सकता है और नए प्रोग्राम्स को पूरा करने के लिए जो टैलेंट पाइपलाइन है इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसमें मजीद तरक्की कैसे की जा सकती है। मेहमानों का तारुफ करा दूँ, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महबूबुल हक साहब, आप मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। फ़हीम बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम बुखारी जो है पीएचडी एंटरप्रेन्योरशिप हैं, थैंक यू सर। कपिल कुमार हमारे साथ मौजूद है जो स्टार्टअप कंसल्टेंट और ट्रेनर भी हैं, बहुत शुक्रिया कपिल आपका भी। सबसे पहले कपिल आपसे ही मैं शुरू कर दूं, ये जो हम स्टार्टअप की एक टर्म सुनते आए हैं और इन दिनों जब कोविड बहुत ज़्यादा हमें देखने में नज़र आया, स्टार्टअप प्रोग्राम्स और स्टार्टअप सेक्टर एकदम से इन्हेंस हुआ, काफ़ी इस पे फंड रेज भी हुए, काफ़ी रेवेन्यू भी एक्सपेक्टेड रहे। बेसिकली स्टार्टअप है क्या और कैसे किया जाता है? स्टार्टअप एक स्मॉल बिजनेस है। जब आप एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको स्टार्टअप कहा जाता है। जब आप कोई आइडिया को जब एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, जहाँ तक वो आइडिया फेज तक होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं। बट जब हम एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो उसको स्टार्टअप कहा जाता है।
स्टार्टअप की जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी मॉडर्न है और थोड़ी सी यंग वाइस है. अदरवाइज ये जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, एसएमईज जिन्हें हम कहते हैं पूरी दुनिया में, जो स्मॉल बिजनेसेस कहे जाते हैं, वो भी स्टार्टअप की कैटेगरीज में आते हैं. बट जब हम टेक और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन को मिला के जब बात करते हैं तो हम स्टार्टअप वर्ल्ड में या इस पूरी जो हॉरिजॉन है इसमें उनको स्टार्टअप कहा जाता है. अदरवाइज स्मॉल बिजनेसेस भी सेम कैटेगरी में आते हैं. तो इसमें पैसे कैसे इकट्ठे किए जाते हैं? हाँ, पैसे कैसे इकट्ठे किए जाते हैं? पैसे मिलते हैं आपके आइडिया पे, ठीक है, और स्केलेबिलिटी पे कि कितना वाइबल है, कितना पोटेंशियल है इस आइडिया में और कितनी पॉपुलेशन को आप कैटर कर सकते हैं. अभी रिसेंटली जितनी भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है उसका एक रीजन ये है कि हम बहुत पीछे थे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन. जहां भी इनोवेशन आती है और IoT आता है या ऐसी जितनी भी चीजें आती हैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट उसके पीछे खुद ही आ जाती है, क्योंकि अनटैप्ड मार्केट थी. पाकिस्तान को इसलिए भी फेवरेट मार्केट कहा जाता है पूरे साउथ एशिया में, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हम अनटैप्ड मार्केट है. और हमारा जो एडॉप्टेबिलिटी रेशियो है वो बहुत हाई है एज कम्पेयर टू जो आपकी मॉडर्न वर्ल्ड है. वहां पर बहुत स्लोली और ग्रेजुअली एडॉप्टेबिलिटी होती है. हमारे यहाँ लोग फॉलो बहुत करते हैं. तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो मैं भी स्मार्टफोन की तरफ जाऊंगा. पैसे है नहीं है वो एक अलग डिबेट है. तो हमारे यहाँ जो परचेज रेशो है, किसी भी चीज का, प्रोडक्ट का परचेज रेशो उठा लेंगे वो बहुत हाई मिलेगा आपको, जल्दी अडॉप्ट कर लें लोग. तो इसलिए स्टार्टअप्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है. और जो यंग आइडियाज हैं वो कुछ नया नहीं लेके आते. ये वही चीजें होती हैं, ये वही ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, जस्ट एक न्यू वे में किए जाते हैं ताकि लोगों को सिर्फ एक ही फोकस है, कन्वीनियंस मिले, एक्सपीरियंस मिले. और जितने भी यंग स्टार्टअप्स हैं वो इन्हीं दो चीजों पे काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस पे और कन्वीनियंस पे. ठीक है फहीम, यानी कि नए पुराना कारोबार नए अंदाज में करने का नाम स्टार्टअप है. ठीक है, आसान लफ्जों में जो हमारे आम नाजरीन को समझ में आ जाए. इसके लिए एजुकेशन और स्किल्स कहाँ मैटर करती है, एग्जिस्ट करती है? बहुत बेटर करती है. यूनिवर्सिटी लेवल में बात करूँ तो अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर आप अपने कारोबार को अच्छे तरीके आगे लेके जा सकते हैं, अगर आपके अंदर टीम बिल्डिंग वाली कैपेबिलिटी है, अगर आपके अंदर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी है, इफ यू नो द इंडस्ट्री वेल, सो ये सारा बेसिकली मजबूर है किसी स्टार्टअप को आगे ले जाने का. जैसे कपिल ने कहा कि इनोवेशन होना बहुत जरूरी है. आई टेल माय स्टूडेंट्स कि आप कोई भी काम करें उसको अच्छे से करें. तो स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ही कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आना है, आपने कोई आइस ब्रेक करनी है. कोई भी आइडिया पिक करें, उसको अच्छे तरीके से रिसर्च करें, उसकी स्केलेबिलिटी को अंडरस्टैंड करें, उसकी मार्केट को अंडरस्टैंड करें, अपने स्किल से डेवलप करें, अपनी कम्युनिकेशन को एनहांस करें, देन यू कैन ईजिली ब्रेक द आइस. सो स्किल सेट का होना, अंडरस्टैंडिंग होना, कम्युनिकेट करना, टीम को साथ मिलकर चलना, स्टार्टअप की जो इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करना कि इकोनॉमी में कैसे उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है. और यूनिवर्सिटीज़ बहुत काम कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ कि अब वो प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ों पे लेकर आ रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रही है कि भाई ठीक है, आपने सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप को की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करनी, आपने अब उस लेवल को आगे लेके जाना है, अब उसको आपने एग्जीक्यूट करना है. सो स्किल सेट का होना आई थिंक बहुत ज़रूरी है एज कम्पेयर टू द आइडिया. लेकिन फहीम एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि हमारी जो मतलब जो पॉपुलेशन है, पर यूथ हमारे 63% है. कितने लोग, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सेकेंडरी लेवल पे जो है ये एजुकेशन दी जाती है. स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, उसके बावजूद इतना इस सेक्टर ने बूस्ट किया है. ये चीजें चूंकि आप ऑस्ट्रेलिया से PhD कर आए हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो आप वहाँ की चीज़ों को यहाँ पर किस तरह इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए? देखिए, अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूँ तो वहाँ पर फ्रॉम द स्क्रैच एक स्टूडेंट के अंदर वो एक जिसको हम कहते हैं जहन साजी की जाती है. उनको उनका माइंड सेट डेवलप किया जाता है कि भाई आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. ये स्कूल लेवल पे, फिर कॉलेज लेवल पे और फिर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर फ्रॉम द स्क्रैच उस पर चीज़ें बिल्डअप होती हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर जब तक एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेवल पर आता है तो उसको ये पता ही नहीं होता कि भाई स्टार्टअप होता क्या है और बिजनेस कैसे किया जाता है. वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो आपका जो एक रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो काफ़ी उस पर काम कर रहे हैं. यहाँ पर हम बच्चा आज जब यूनिवर्सिटी लेवल पर आता है उसको यही पता होता है कि भाई मैं 95 मैंने जॉब करनी है. तो जो स्किल सेट, जो मोटिवेशन की बात की वो बहुत कमी है. सो अब ये कि अब थोड़ा सा हमको 360 टर्न करना पड़ेगा ताकि हम स्किल सेट पे और उस मोटिवेशन पे काम करें सो दैट वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सके. सो उस पर काम, थ्योरेटिकल काम बहुत हो रहा है माजूद के साथ, लेकिन जो स्किल सेट डेवलप करना है वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत लैग है हर डिफरेंट यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है महबूब साहब, नए कारोबार जब शुरू किया जाता है तो उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है?
ठीक है जी, किसी भी कारोबार को शुरू करने, जैसे कपिल ने कहा कि आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ़ द आइडिया इज़ देयर एंड देन यू हैव टू हैव द राइट टीम टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया इनटू अ रियल बिजनेस. सो ये वो बेसिक्स हैं. उसके बाद जाहिर सी बात है आपको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए उस बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए. तो ये वो बुनियादी चीज़ें, एक्सेस टू फाइनेंस हो गया, your idea that is scalable, that is commercially viable, that is and the team. मैं समझता हूँ कि स्किल सेट की बात को मैं आगे लेते चलूँगा कि अगर ये टीम का स्किल सेट है तो वो उस आइडिया को समझ के एग्जीक्यूट कर पाएगी. दैट इज businesses fail. One of the major reason is that they did not have the right skill set to execute that business. तो ये वो चंद चीज़ें. एंड देन देखिए किसी भी काम के सक्सेसफुल होने के लिए इट हैज़ टू बी अ 360 डिग्री अप्रोच. तो वो होराइजन आप अपना ब्रॉड करते जाएं. और आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन. लास्ट 1 ईयर में स्टार्टअप्स ने, पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने $350 million, दिस इज़ द फिगर इन द मीडिया. तो ये वो अल जज़ीरा की भी एक रिपोर्ट है, उसमें भी यही है कि 2021 में रिकॉर्ड तोड़ जो सेल हुई है वो $486 million की हुई. जी. सो जब आप इन फिगर्स के साथ ये आपका पोटेंशियल बता रहे हैं, और ये तो अभी कदम रखा है इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में. आपके पास वो तमाम चीज़ें, यंग पॉपुलेशन है. Europe has a major challenge in terms of its aging population. So you see, you can export manpower, you can train your own manpower. So skill set बनाने की ज़रूरत है. और मैं समझता हूँ जो ये figures, हमारा data जो है, that is the we have to, I think the national TV का ये एक मैं समझता हूँ कि बुनियादी काम बन जाता है कि आप इस पाकिस्तान के पोटेंशियल को हाईलाइट करें. we have a promise. It's just that sentiment वो क्रिएट हो जाता है कि जी ऐसे क्या 3 दिन में हो, 3 पिछले हफ्तों में, 4 हफ्तों में कि डॉलर 20 रुपए स्लाइड कर जाए. तो वो सेंटिमेंट. सो पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, द यंग पॉपुलेशन जिसको आप गेनफुली इंगेज करें. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉमिस. ठीक है कपिल, अब वही बात आ गई ना कि थियोरेटिकली तो काम हो रहा है, स्किल्स डेवलपमेंट पे काम नहीं हो रहा. आप कंसल्टेंट भी हैं, ट्रेनर भी हैं. जब आपके पास नौजवान आते हैं स्टार्टअप के किसी भी, कि भाई हम ये करना चाहते हैं, हमारे पास ये आइडिया है, पुरानी चीज़ों को हम नए पैकेज में हम उसको सेल किया, जो भी व्हाटएवर जो होता है, आप सबसे पहले बेसिक उनको क्या बताते हैं, क्या ट्रेनिंग देते हैं? बेसिक जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है कि उनको मोटिवेशन होनी चाहिए कि करना है. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मोटिवेशन नहीं है. जब भी बच्चा आता है ना वो कंफ्यूज होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूं कि मैं स्टार्टअप करना चाह रहा हूं, एक नौकरी नहीं करना चाह रहा. जो अगर आप रियलिटी पूछे, मैं पूरी कौम के सामने ये बोल दूं कि पेरेंट्स को इसमें रोल प्ले करना होगा, अपने बच्चों को इनकरेज करना होगा. आप हैरान होंगी सुन के कि पाकिस्तान में अब तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं उसमें से एक मेजर पार्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का है जिनको इन्वेस्टमेंट मिली है. तो हमें अपनी बेटियों को इनकरेज करना होगा. और आप एक और बात जान के शायद हैरान हो, फैक्ट्स दे रहा हूँ कि जो आप बोर्ड्स के अगर रिजल्ट उठा लें, किसी दिन इस पे शो कर लें, कंपाइल कर लें, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशंस यूनिवर्सिटीज में भी एंड बोर्ड्स में भी खवातीन की मिलेंगी. सो हमारे पास वुमेन्स चाहती हैं, वुमेन्स एम्पावर्ड है. दिल दिमाग दोनों से काम करती है ना, मर्द सिर्फ दिमाग से काम करता है, दिल से काम नहीं. तो मैं बायस हुए बगैर कह रहा हूँ कि हमें वुमेन्स को इनकरेज करना चाहिए, हमें अपनी बेटियों को, बहनों को इनकरेज करना चाहिए वो स्टार्टअप्स की तरफ आए. आपको पता है पाकिस्तान में 4 ऐसे वेंचर कैपिटल हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि फोकस कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट को. मैं अगर नाम ले लूं, करांदाज है, ऐसे और बहुत सारे यूएसएड है, ऐसे बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं जो फॉरेन प्रोग्राम्स हैं जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स दे रहे हैं, बल्कि ग्रांट्स दे रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को. तो मैं पूरी कौम से ये कहूंगा कि अपने बच्चों को इनकरेज करें कि जॉब की तरफ ना जाए, किसी आइडिया की तरफ जाए. अच्छा, आपके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं. लास्ट जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, अगर मैं कलेक्टिवली कहूँ तो 2012 के बाद ऑनवर्ड तीनों गवर्नमेंट्स ने एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज पे काम किया. हमारे पास पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स ओपन हुए जो कि इन तीनों गवर्नमेंट्स की
काविश थी और इन्होंने ओपन किए और वो इस दुनिया में कम्पीट करने वाले इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वो कोई छोटे इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं है, पूरा नेटवर्क बन चुका है। पहले सिंध के इंटीरियर एरियाज में या खैबर पख्तूनख्वा के इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं होते थे, अब आपको हर छोटे बड़े शहर में इंक्यूबेशन सेंटर मिलेगा। और उसके बाद यूनिवर्सिटीज ने, HEC ने इनिशिएटिव लिया 4-5 साल पहले कि हर यूनिवर्सिटी के पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए, वो भी कायम हो चुके हैं। अब उनको फाल करने की जरूरत है, हमारी यूथ को भी आगे आना होगा। आपके पास जो कामयाब जवान प्रोग्राम है उसमें जो यूथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स हो रही हैं, आपका DG स्किल जो प्रोग्राम है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ द कॉस्ट है। तो मैं यूथ को कहूंगा कि इनकरेज करूंगा कि आए। मैंने स्टार्टअप, आप मुझे जरा इस पे थोड़ा क्लियर भी कीजिएगा, 2015 में जो स्टार्टअप प्रोग्राम था, बेसिक बुनियाद वहीं से डली थी इस चीज की, मतलब ये बाद की गवर्नमेंट ने तो किया, लेकिन परसू जो है वो बाद की गवर्नमेंट ने किया और बेसिक जो डाला था बुनियाद वो नून लीग की हुकूमत में डाली गई थी। ऐसा ही है। और शायद खाका अब्बासी जब इंक्यूबेशन सेंटर का इफ्तिताह कर रहे थे कराची में, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट सेरेमनी। तो उन्होंने कहा था कि ये एक नई शुरुआत है, और तब से वो जो चेन चली तो पूरे पाकिस्तान में फैल गए आपके जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। अब सेंटर्स तो अवेलेबल हैं, DG स्किल प्रोग्राम भी अवेलेबल है। अब हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना होगा, इनकरेजमेंट नहीं है, घर से भी सपोर्ट इशू भी है। हमारे यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान तबका बहुत मतलब कम है, और बहुत है तो बहुत ज्यादा। अच्छा, स्टार्टअप करने के लिए सॉरी, मैं यही पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। आपसे स्किल डेवलपमेंट की जो हम हुनर की जो बात करते हैं, सलाहियत की जो बात करते हैं, वो तो एक घर बैठा एक मजदूर तबका या रेडीबान वो भी कर सकता है। Exactly. उनके लिए हमारे पास क्या कोई इदारा है, कोई ट्रेनिंग सेंटर है कि हम उनको किस तरह इस चीज में लेकर आ सकते हैं? इसके लिए भी इदारे मौजूद है, बट उनके एम्फेसाइज करने का अवेयरनेस की बहुत कमी है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सुबह निकलता हूं और अगर मैं एक लेमैन हूं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। अगर मैं सोच रहा हूं मुझे स्टार्टअप करना है, तो गवर्नमेंट को जो इस वक्त रोल प्ले करना है, अपॉर्चुनिटीज हैं, सेंटर्स हैं, बहुत सारे फ्लाई इदारे हैं जो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ये ट्रेनिंग्स दे रही हैं, फ्री ऑफ द कॉस्ट दे रही हैं। इवन तो आपको वो हर चीज लेके देती हैं, आपको ठेले चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, सब प्रोवाइड को हमारे जेलों में मिलता है। बिल्कुल अवेयरनेस पे काम करना होगा कि ऐसे हेल्पलाइंस हो, पोर्टल्स हो कि सुबह बच्चा उठे, अगर वो ग्रेजुएट है चाहे वो नॉन ग्रेजुएट है, एक कॉल करे मुझे स्टार्टअप करना है, और उसको पता हो इस जगह पे जाके मुझे कोई सपोर्ट मिलेगी, कोई रिसोर्स मिलेगा। तो अवेयरनेस पे हमें बहुत काम करना होगा, सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू जाना होगा। बच्चे बहुत हैं हमारे पास, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, सिस्टमेटिक वे नहीं है, हम कनेक्टेड नहीं है, पूरी इंडस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। फहीम, एक बच्चा जो मजदूर तबका या मीडियोकर है या बहुत गरीब तबके से ताल्लुक रखता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, तालीमी इदारा जहाँ पे ये सब कुछ हो, उनके लिए हम किस तरह मतलब एक हेल्पलाइन या जिस तरह बता रहे कि एक पोर्टल हम लेकर आए, क्या आपके पास आइडिया है? आई थिंक जितने तालीमी इदारे हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, आई बिलीव कि कंसोर्शियम का बना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर उन स्टूडेंट्स को एक जगह जमा किया जाए जो कि यूनिवर्सिटीज़ के बारे में शायद वो सोच भी नहीं सकते जाने के लिए। और ये बहुत बड़ा गैप है हमारी सोसाइटी के अंदर कि वो बच्चा जो वाकई उसके अंदर स्किल सेट है, और आई एग्री विद कपिल के कारोबार करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपका एक स्किल सेट माइंड सेट होना चाहिए। तो आई थिंक कंसोर्शियम अगर बन जाए और एक ऐसा एक सेंटर पॉइंट बने जहाँ पर जिसमें गवर्नमेंट और आई वुड से कि आपकी जो कंपनीज हैं, आपकी MNCs हैं, जो आपकी लोकल कंपनी, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे टॉक अबाउट डिफरेंट ब्रांड्स की बात कर रहे थे, लेकिन व्हाट अबाउट दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी इनकी बेसिकली एक जिम्मेदारी है कि वो भी कंसोर्शियम का पार्ट बने और वो एक्चुअली हेल्प करें हमारे यंग यूथ को जो जिनकी रसाई नहीं है इन बड़े इदारों तक। सो कंसोर्शियम के साथ अगर मिलकर काम किया जाए और एक ऐसा सेंटर पॉइंट हो जहाँ पर कोई भी बच्चा, अगर चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक क्लास में हो, डायरेक्ट भी उनसे कांटेक्ट कर सकते तो वहां पर बच्चा आ सके और अपना आइडिया पिच कर सके। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे उनके पास गेटवे नहीं है, वो कहाँ जाएगा, वो किसी बड़े तालीम इदारे में जाएगा, वहां तो उसको एंटर भी नहीं होने दिया जाएगा, बोलेगा ठीक है भाई आप कहाँ से आ रहे हो भाई, तो वो एक बड़ी डीमोटिवेशन है, तो फिर वो किसी और स्केल पे चला जाता है बच्चा। तो अगर एक सेंटर पॉइंट बन जाए, अगर एक ऐसा गेटवे बन जाए उन बच्चों के लिए, तो आई थिंक बहुत बड़ा हम लोग मार्क अचीव कर सकते हैं और मोटिवेशन डेफिनेटली होगी। ठीक है, आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसी फैसिलिटी? जी, ऐसी फैसिलिटीज हो रही हैं। IBA कराची का जो सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप है, उनका आउटरीच बड़ा स्ट्रांग है। दे गो फॉर, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं यही बात आपसे बार बार कर रही हूँ, इनसे भी मेरा सवाल यही है कि बड़े इदारों के बजाय
उनको वो कैसे अप्रोच करें जो एक मिडिल तबका है, वो कैसे अप्रोच जी करें? वही तो मैं उनकी आउटरीच बता रहा हूँ, वो अपने गेट तक महदूद नहीं है, बल्कि दे गो आउट इन दी हार्ट ऑफ पॉपुलेशन। लोगों की आउटरीच है और उनके एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम से लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं, और इस तरह ही IBA सखर है। तो इदारे ही एंड दे हैव डिफरेंट कॉलेजेस, स्कूल्स, जिसके थ्रू जहाँ पे और फिर ये साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया है और आउटरीच है। Yes, population is an issue. I mean, we are one of the top 10 population. But at the same time, मैं आपको ये बताऊं कि हम top 10 प्रोड्यूसर भी हैं। आप कोई एग्री प्रोड्यूस देख लें, अच्छा। सो वीट, कॉटन, शुगर केन, राइस, मीट, डेयरी, यू नेम इट, वी हैव इट। हाँ, हमने साथ साथ उस प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए इनोवेट किया, R&D पे खर्च किया ताकि वो यील्ड्स बनाए। हम टोमेटो की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि टॉप कंट्री है पोर्चुगल, उसकी प्रोडक्शन और पाकिस्तानी प्रोडक्शन पर एकड़ जो यील्ड है, इट इज़ 10 टाइम्स का फ़र्क है। वो 100 टन लेते हैं, हम सिर्फ 10 टन ले पाते हैं अपनी प्रोडक्शन। सो इतना फ़र्क है। सो यही वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है कि इट इज़ ऑल इनकम्पासिंग हर, और पाकिस्तान का जो प्रॉमिस है, जो पोटेंशियल है, इसी कोई एक इमेज आपने बिल्ड करना है पाकिस्तान का, टेलिंग अबाउट द प्रॉमिस दैट पाकिस्तान हैज इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इट्स नेचुरल लेकिन रिसोर्सेज। बदकिस्मती यही है ना महबूब साहब, जो आप कह रहे हैं कि हम टॉप 10 प्रोडक्शन हमारी है एग्री में, और हम बदकिस्मती से इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, तो ये मिस हैंडलिंग है, बीच में मिस मैनेजमेंट है, ये जो मिडिल मैन का किरदार है इसको भी ख़त्म होना चाहिए, तभी तो हम किसी इम्प्रूव करना चाहिए। मैं ख़त्म की, देखिए दुनिया इवॉल्व करने की है, वी वर एट अ लेवल एंड नाउ वी नीड टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल, उसकी तरफ जाना है, और वो रास्ता डिफाइंड है। आप यूट्यूब खोलेंगे आपको वो रास्ते मिल जाएंगी। तो बात यह है कि उस मैसेज को पहुंचाना है, एक नैरेटिव डेवलप करना है। What is the direction? The direction is you have everything, do it in the best possible way. आपके प्रोग्राम के आगाज़ में भी इसी बात को से शुरुआत की गई कि जो भी काम है उसको बेहतर, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल से, जो भी काम है उसे बेहतर तरीके से करना है। आप 40 चावल के 1 एकड़ से 40 मन की भी यील्ड ले रहे हैं, 120 मन की भी यील्ड ले रहे हैं। अब यू सी इफ यू 90% ऑफ द फार्मर स्टार्ट अडॉप्टिंग इट, कैसे करेंगे जब हम उन तक पहुंच पाएंगे, और रफ़ाए आमा ब्रॉडकास्ट। सो यस, पाकिस्तान का बड़ा पोटेंशियल है हर फील्ड में। ठीक है। कपिल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है तो हम आते हैं मोबाइल के ऊपर। सेल फोन जो है वो 184 मिलियन कंज्यूमर हमारे 2021 में वो कोट किए गए थे। अब ये जो जितना भी डाटा, ये सस्ता डाटा भी है जो हमारे लोगों तक पहुंचता है, मगर कितने कंज्यूमर ऐसे हैं जो इसको प्रोडक्टिवली और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं? देखिए, इसका बेनिफिट आपको जो इंस्टेंट बेनिफिट मिला, अगर आप पिछले 3 साल की इन्वेस्टमेंट्स देख लें, स्टार्टअप्स में आपने बात की $250-300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है सिर्फ 1 साल में। अगर मैं कहूँ कि पिछले 4 साल को मिला ले तो 1000 मिलियन से ज्यादा की $1 से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई। और आप जान के हैरान होगी, इसमें से जो 80% इन्वेस्टमेंट थी वो ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टार्टअप्स में थी, और ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टार्टअप्स की एग्जिस्टेंस ही इस मोबाइल यूजर बेस के ऊपर है। अगर हमारे पास मोबाइल यूजर बेस है, इसलिए वो ई कॉमर्स स्टार्टअप्स पाकिस्तान में चल रहे हैं। आप दराज की मिसाल ले लें, आप क्रेव मार्ट की ले लें, एयरलिफ्ट की ले लें। रिसेंटली आपको पता है इन सब की अगर मिला लें तो ये $500 मिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होती है, और ये सब मोबाइल इकोनॉमी पे बेस करते हैं, आपके स्मार्टफोन पे बेस करते हैं, एक्सेसिबिलिटी पे बेस करते हैं। आपको पता है, हैरान होगी जान के, दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर अब तक इतनी मोबाइल एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अब तक वहां पे 4G या 5G की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान में आपके पास सारे मेजर सिटीज में आपके पास 4G पहुंच चुका है, 4G लाइट पहुंच चुका है, 5G हमारे पास अपकमिंग डेज में आ रहा है, तो और ज्यादा एक्सेसिबिलिटी होगी। और स्मार्टफोन इतना सस्ता है हमारे पास कि आपको ठेले वाले के पास भी अब स्मार्टफोन मिलता है, वो भी जानता है कि बाइकिया कैसे यूज करनी है, उबर कैसे यूज करनी है। तो ये पूरी इंक्लूसिविटी है, ये इंक्लूसिव आपके पास एक एनवायरनमेंट बन चुका है पाकिस्तान में। तो मैं कहूंगा कि जैसे कि इदारे मौजूद नहीं है अगर, तो नॉन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए, जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आइडियाज लेके हैं।
اگر میں کرنٹلی نام لوں 4-5 بڑے ادارے ہیں, اخوت دیکھ لیں آپ جو انویسٹمنٹس کر رہے ہیں اور وہ اسمال وداؤٹ انٹرسٹ انویسٹمنٹس دے رہے ہیں اسٹارٹ اپس کو اور لڑکیوں کو اسپیشلی ایجوکیشن کے لیے اور اسٹارٹ اپ کے لیے. اسی طرح سیلانی کام کر رہا ہے. ایسے ہزاروں ادارے جو کہ نان گورنمنٹل ہے. تو میں گورنمنٹ کو تو صرف اتنا کہوں گا کہ سپورٹ کرے ان اداروں کو جو کہ آگے آ کے کام کر رہے ہیں, کیونکہ سارے کام گورنمنٹ نہیں کر سکتی. لیٹ دیم ڈو دس. ان کے تھرو بھی ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور میں یوتھ کو کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, تو ایک مینٹور بنائے. ہمارے یہاں پاکستان میں مینٹورشپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی بھی کسی کو مینٹور نہیں بناتا. میں آج نیشنل ٹی وی پہ کہوں گا کہ جو بچہ مجھے سن رہا ہے, آپ اگر ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں نا, تو آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایک اچھے ڈاکٹر کو اپنا مینٹور بنا لیں, آپ ڈاکٹر بن جائیں گے. آپ انٹرپرینیور بننا چاہ رہے ہیں, ایک اچھے انٹرپرینیور کو اپنا مینٹور بنا لیں. لوگ بننا چاہتے ہیں مینٹور. آپ ان کو کہیں میں آپ کے ساتھ فری میں کام کروں گا, جا کے ڈھیروں انٹرنشپس کریں. آپ کو جاب نہیں مل رہی نا, کسی اسٹارٹ اپ میں جا کے انٹرنشپ کر لیں. لوگ دیتے ہیں, آپ ان کو منتیں کریں جی فری میں انٹرنشپ کروا لو. آپ 4 انٹرنشپس کریں, یہ میرا دعویٰ ہے. لیکن یہ کتنے بچے افورڈ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے بچے نہیں, ہمارا تو میجر پرابلم ہی ایک بے روزگاری ہے. اب جو بچہ جیسے ہمارے یہاں بچہ تو جاتا ہی بڑے ادارے میں, یہ تعلیمی ادارے میں, کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے جاب لینی ہے. جاب وہ کہتے ہیں نا جاب سیکنگ ہے, بس اس کو پتہ ہے مجھے جاب لینی ہے. اب جاب پرووائڈر, آپ انٹرپرینورشپ اسٹارٹ اپ کو جاب پرووائڈر, سب سے پہلے تو وہ ذہن سازی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نوجوان کی. وہ کیسے کریں گے ہم؟ اس کے لیے تو ہمیں, میں کہہ رہا ہوں انوائرمنٹ بن چکا ہے, بچے دیکھ رہے ہیں. میں انٹرپرینورشپ پڑھاتا بھی ہوں بہت ساری یونیورسٹیز میں, تو بچے آگے جب ڈسکس کرتے ہیں سر یہ $100 ملین کی انویسٹمنٹ کیسے ملتی ہے, تو میں ان کو جب کہتا ہوں بس ایک آئیڈیا سے, ایک آئیڈیا ہو اس کو ایگزیکیوٹ کرو, اگلے دن آپ کو $100 ملین کی. اور جو $100 ملین کی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں وہ کوئی 50 سال کے یا 100 سال کے لوگ نہیں ہیں, وہ 24 سال 23 سال کے بچے ہیں. اگر آپ ان کی پروفائلز نکالیں, میں تو کہوں گا آپ ایک مہینہ پورا شوز کریں اور ان اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز کو بلائیں جنہوں نے ریسنٹلی انویسٹمنٹ لی ہے. وہی قوم کے لیے موٹیویشن ہوگی, ان بچوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ جب تک آپ کیس اسٹڈیز نہیں دیکھتے, پاکستان کا المیہ یہ کہ ہمارے پاس لوکل کیس اسٹڈیز نہیں ہیں. لوکل ہم جتنی بھی کیس اسٹڈیز یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں وہ انگلینڈ کی پڑھاتے ہیں, امریکہ کی پڑھاتے ہیں, ڈالرز میں پڑھاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں آپ لوکل کیس اسٹڈیز پڑھائیں, بتائیں کہ یہ بیکریز کی جو چینز ہیں یہ کیسے گرو کر رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اسٹارٹ اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دکان کھولی, 2 سال میں اس کی 100 دکانیں ہوں گی تو اسکیلیبلٹی ہے. ہمارے یہاں ٹریڈیشنل بزنس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دکان کھولتے ہیں اور 100 سال بعد بھی وہ ایک ہی دکان ہوتی ہے. آپ جب گرو کرتے ہیں, اسکیل کرتے ہیں, تب آپ کو وہ اس اکنامی کا پارٹ بناتے ہیں, اس اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کا پارٹ بناتے ہیں. انویسٹمنٹس آتی ہیں یہ ایکسپینشن کے لیے آتی ہیں. آپ کے پاس ایکسپینشن پلان ہو تو آپ بلائیں ان کو, انکریج کریں. یہی پلیٹ فارمز ہیں جو کہ بچوں کو انکریج کریں گے. اور جہاں تک آپ نے جو بات کی, میں نے ایسے بھی دیکھے مینٹورز دیکھیں, ٹرینر دیکھیں, یوٹیوب پہ چینلز بنے ہوئے. کچھ دن پہلے میں ایک مینٹور کو دیکھ رہا تھا, اس کے 1 ملین فالوورز ہیں, اور وہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا ہے کہ صابن کیسے بنایا جاتا ہے, چپل کیسے بنائی جاتی ہے, اور وہ بنا کے آپ بیچیں. تو ان کے لیے بھی جو گریجویٹس نہیں ہیں, مارکیٹ میں آئیڈیاز موجود ہیں, ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑا جو استاد ہے آپ کے ہاتھ میں, گوگل پہ صرف لکھنا ہے کہ مجھے چپل بیچنی ہے, چپل کیسے بنے گی. ٹھیک ہے, محبوب صاحب یہ جو ڈیجیٹل پروڈکشن اب آ گئی ہے کاروبار میں, اس کے لیے مین پاور کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو یہ بے روزگاری ختم کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ جی بالکل, دیکھیں یہ اسکلڈ مین پاور کی بات ہو رہی ہے. اس ٹیکنالوجی کو مینٹین کرنے کے لیے, چلانے کے لیے آپ کو وہ اسکل سیٹ چاہیے. تو اور اس میں یہ پروگرامز انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں, آن لائن بھی کیے جا سکتے ہیں. اور بالکل بے روزگاری اور غربت ختم کرنے کا ایک میجر طریقہ یہی ہے کہ وی ہیو ٹو انوویٹ, گیٹ انٹو ٹیکنالوجی, ٹرین آر یوتھ, ٹرین. اور یوتھ بخوبی واقف ہے. میں آئی ہیو اے 10-year-old son and he knows more using these gadgets and telling me about things. He watches YouTube page, Tank Shark and entrepreneurship. So you see that outreach is there. ہم نے اس کو ایکسپینڈ, رفع عامہ براڈ کاسٹ از, کہ وہ پیغام آپ کا دور دراز فار فلنگ اور پہنچا ہے. آئی ٹیل یو, مجھے
مجھے بڑی خوشی ہوگی, ہمارے جو فیڈرل منسٹری آف آئی ٹی ہے وہاں پہ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ رحیم یار خان سے ایک صاحب جو ہے وہ آؤٹ سورسنگ, ایک صاحبہ خاتون اسکول شام کو فارغ ہوتا ہے, وہاں پہ وہ انٹرنیٹ کمپیوٹر کنیکشن لے کے آؤٹ بزنس آؤٹ سورسنگ سروسز دے رہی ہے یو ایس میں, شی از ارننگ منی ان ڈالر ٹرمز. تو یو سی یہ صرف میسج پہنچانے کی بات ہے, اب چیزیں ہر ایک کی ریچ میں ہیں. دیر از دیٹ بیریئرز آر ود دس ڈیجیٹل ریولیوشن, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, وہ بیریئرز ختم ہوتے جا رہے ہیں. somebody sitting in رحیم یار خان is as accessible to the world than you and I sitting in کراچی. تو یہ اور بے روزگاری, I think things are in the right direction. آپ پبلک سیکٹر کے پبلک اسپینڈنگ دیکھ لیں, شہباز شریف صاحب ایس سی ایم پنجاب, جو ان کی اسپینڈنگ رہی آئی ٹی میں, آل پروفیشنلز ول واؤچ فار اٹ. آئی ٹی ٹاور, آئی ٹی بورڈ, آج پبلک سیکٹر میں پنجاب آئی ٹی بورڈ از اے لیڈنگ اینٹی. تو وہ تھنگز آر ان دا رائٹ ڈائریکشن. یس, اٹ ٹیکس ٹائم فار دا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ٹو ٹیک پلیس. ٹھیک ہے, وہیں یہ جو پالیسی اور ریگولیٹری ماحول ہوتا ہے, یہ اس کو بہتر بنایا جائے تو مزید اس سیکٹر میں بہتری آ سکتی ہے, اس کے لیے کیا ایڈوائسز ہو سکتی ہیں؟ آئی تھنک پالیسی پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور اس کے اندر اداروں کو اسپیشلی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں دے نیڈ ٹو کم اپ ود اے رائٹ پالیسی. اور پالیسی اگر آپ نے بات کی ہے تو جو میں نے سب سے جو دیکھا ہے میں نے اسپیشلی یونیورسٹیز کے اندر, وہ ان کا کانٹینٹ کے اوپر, جو ہمارا جو کریکولم ہے ہمارا انٹرپرینورشپ کا, ابھی بھی یونیورسٹیز کے اندر ایک وہی ایک سمپل اسٹریٹ فارورڈ کانٹینٹ ہے, کریکولم ہے, جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کو 4 مہینے کے اندر بتاتا ہے کہ انٹرپرینورشپ ہے کیا. سو وہ جو ایک موٹیویشن ہے کہ بھائی آپ نے اس تھیوری کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنا ہے, وہ ایک بہت مسنگ ایلیمنٹ ہے ابھی بھی اسٹل. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یونیورسٹیز کا بڑا رول ہے اور انٹرپرینورشپ یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, اسکیلیبلٹی کریں, ریچیبلٹی کریں, دس اینڈ دیٹ. بٹ آئی سے کہ جب اسٹوڈنٹ ایک سیمسٹر کے اندر کورس پڑھتا ہے, اگر ہم پالیسی کی بات کریں تو کورس پڑھنے کے بعد دین واٹ نیکسٹ, پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ایک کورس کمپلیٹ کرتا ہے, کتنے ہی بچے انکیوبیشن سینٹر میں جاتے ہیں, کتنے ہی بچوں کو پتا ہے کہ این آئی سی کا کیا رول ہے, کتنے ہی بچوں کو پتا ہے کہ انٹرپرینورشپ کا بیسک مقصد کیا ہے. تو وہ جو جاب سیکنگ ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہم اسٹرکٹ پالیسیز پہ کام نہیں کریں گے, جب تک اپنے کریکولم کو چینج نہیں کریں گے. کافی یونیورسٹیز کے میں نے کریکولم دیکھا انٹرپرینورشپ کا, اسٹل ایسا لگتا ہے کہ اس ڈگری کے ساتھ ساتھ وہی چیز پڑھا رہے ہیں جو ایک انڈر گریڈ بزنس گریجویٹ پڑھانا چاہیے. ویری رانگ اپروچ, یہ اپروچ ہی بہت غلط ہے. آپ کو 3 آپ کا پورا چینج لانا پڑے گا آپ کی پالیسی کے اندر, اپنے کریکولم کے اندر, دین اونلی یو کین سے کہ ٹھیک ہے دس از دا پالیسی یو ہیو ٹو فالو. سو وہی چیز ہے جو کہ یونیورسٹی, ٹھیک ہے کافی آپ کی آڈینس کو رسائی نہیں ہے یونیورسٹی تک, لیکن جو بچے یونیورسٹی میں آ رہے ہیں وہ کتنے انٹرپرینورز بن رہے ہیں, ان کا کیا رجحان ہے؟ آئی ڈونٹ سی دیٹ. وہ تو ایک سیمسٹر پہ یا 4 سے 8 مہینے تک منجمد ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگین نوکری پہ چلے جاتے ہیں وہ. تو جتنے آئی بی اے کا نام لیا, آئی بی اے ون آف انسٹیٹیوٹ ہے نا جو کہ جن کی بہت زیادہ ریچیبلٹی ہے. واٹ اباؤٹ ادر یونیورسٹیز؟ وہ ڈگری تو آفر کرتے ہیں, لیکن میں ایک ادارے کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے ایک پروگرام لانچ کیا بی ایس انٹرپرینورشپ, اینڈ دے ور لائک اے اسٹوڈنٹ. جب وہ آئے انہوں نے بولا کہ میم یہ بتائیں کہ ہمیں جاب کہاں ملے گی. بی ایس انٹرپرینورشپ کے بچے, جس میں جب 25 سے 30 نے انرول کیا, اینڈ میں 12 پہ اینڈ اپ کیا انہوں نے, کیونکہ جب اتنے بڑے اداروں نہیں کر پا رہے تو آئی تھنک کانٹینٹ ڈیولپمنٹ, کریکولم اینڈ رائٹ پالیسی میکس اے ویری بگ ڈفرنس. ٹھیک ہے, اس کا جواب آپ دیں گے محمود صاحب کہ یہ کس طرح اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں مزید؟ انہوں نے کہا سو 30 سے 12 کا رہ جانا جو ہے نا وہ سب سے بڑی سکسیس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 30 بچے آئے, دے ٹک انٹرسٹ ان انٹرپرینورشپ, اور 18 نے ایک ڈیسیشن لیا, نو دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی. سو دس از یہ ایک دماغ جو اپنی کیپیسٹی کو جانتے ہوئے اس نے ایک ڈیسیشن لیا. تو وہ جو 12 جنہوں نے, اب یونیورسٹی نے اس پہ لگانا ہے پورا زور کہ وہ سکسیزفل ہو جائے. اس میں سکسیس ریٹ جو دنیا کا ایوریج ہے وہ 2% ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈائنامکس, دیر آر سرٹن ریئلٹیز. آپ ایک آئیڈیلسٹ ورلڈ کی باتیں تو کر سکتے ہیں, لیکن ریئلٹی کو بھی آپ جب تک سامنے نہیں رکھیں گے تو وہ اسٹارٹ اپ یس بالکل ہے, لیکن یہ ریئلٹی بھی آپ سامنے رکھیں گے جی 2% سکسیس ریٹ ہے. تو یہ جو آپ نے تو 12-18 کا دیا, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کے ایوریج سے بہتر ہے. سو وی ور ایبل ٹو کنونس انسٹیڈ آف جسٹ maybe 3 or 4 students,
we were able to convince 12 students. So that promise is there again, I tell you. And yes, it's just not entrepreneurship, but yes, along with it, so many other things with it, जिन पे हमें intervene करने की ज़रूरत है और कर रहे हैं. I tell you, there's a lot of जिसे कहते हैं पाकिस्तान ने डिलीवर भी किया है on so many fronts. बिल्कुल. और हम डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो लूप होल्स हैं उनको एड्रेस करके हम मजीद इसमें बेहतरी ला सकें. कपिल, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में कायम किया गया, वही बात हो गई कि अब दुनिया में भी जो है हम अपनी खदमात दे रहे हैं, तो अगर हम मजीद बेहतरी भी लाएं तो और भी बहुत कुछ हो सकता है. इस हवाले से भी बताइए. मुझे लग रहा है कि शायद लास्ट मतलब लास्ट 2 सालों में बहुत ज़्यादा काम हुआ इस पे, एक्सेसिबिलिटी पे, स्पेशली जो स्टेट बैंक के इनिशिएटिव्स थे, जिसमें आपका आरडीए है, रोशन डिजिटल अकाउंट हो, जिसमें आपका रेमिटेंस प्रोग्राम हो, जिसमें रास्ट हो, ऐसे बहुत सारे. इवन तो जो स्टेट बैंक ने लाइसेंस दिए आपके पास फिनटेक कंपनीज को, जो आपके पास सॉल्यूशंस लेके आए, कनेक्ट पेमेंट सॉल्यूशंस लेके आए. पेमेंट सॉल्यूशंस ने बहुत आसान कर दिया पूरी दुनिया से आपको कनेक्ट करने में, क्योंकि ई कॉमर्स, हाँ, डिजिटल बैंकिंग की भी बात करूं मैं, फिनटेक सॉल्यूशंस की भी बात करूं, जो गेटवेज हैं वो हेल्प करते हैं ई कॉमर्स स्टार्टअप्स को स्केल करने में और ग्रो करने में और कनेक्ट करने में पूरी दुनिया से. तो इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. जिस तरह स्टेट बैंक ने काम किया है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में या 4 सालों में, अब जरूरत है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे इस तरह काम करें ताकि हम एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाए स्टार्टअप्स के लिए. जोन को किस तरह देख मैं अभी तक कुछ भी नहीं देख रहा इस पे. बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, बट मेरी ये रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि उनको जल्दी से कंप्लीट करें, क्योंकि अनाउंस करना और कंप्लीट करना ये बहुत बड़े 2 डिफरेंसेस हैं. जितना जल्दी वो कंप्लीट होंगे उतना जल्दी हम अपनी यूथ को कन्वर्जन पे लेके आएंगे फ्रॉम आइडिया टू एग्जीक्यूशन. क्योंकि STZS का काम होता है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना एट द राइट प्लेस विथ एक्सेसिबिलिटी ऑफ हाई वोल्टेज इंटरनेट, और आपके पास जितनी भी दुनिया की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं वो ये जोन्स प्रोवाइड करते हैं. तो मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान को अगर डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है तो ये वाहिद तरीका है कि आपके जितने भी मेजर सिटीज हैं, 30-35 मेजर सिटीज हैं आपके पास पाकिस्तान में, वहां पर आप ये इमरजेंसी लगा दें कि 2 साल में हमें STZS कायम करने और वो फाल करने, और वहां फैसिलिटीज होंगी और वहां ओपन इनविटेशन और बाहर बोर्ड लगाओ, आए अपना कारोबार करें. तो ये वाली अगर अप्रोच हमारी होगी, आए अपना कारोबार करें, आपके लिए हर चीज अवेलेबल है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है. मसला यहाँ पर ये आ रहा है ना, वही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि एक इन्वेस्टर को आप कैसे उसका जो कन्विंस करेंगे, उसका ट्रस्ट डेवलप करेंगे. उसको पता है कि अगले वक्त में पता नहीं यहाँ पे सियासी क्या सिचुएशन बनती है. मैं बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी कॉर्पोरेशंस की बात नहीं कर रहा. आए कारोबार करें, मैं आम लोगों के लिए कर रहा हूँ. मैं गुजर रहा हूँ और मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, बोर्ड लगाओ कि आए, आपको हम STZA में एक प्लॉट दे रहे हैं या कोई आपको एक ऑफिस दे रहे हैं, आए अपना कारोबार शुरू करें. सारी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद हैं. आपको पता है, मैं अगर अकेला इस 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो 15 और लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दूंगा. तो अगर आप ये चेन बनाए 30-35 सिटीज में, अगर आप ये बना लें, तो मेरा नहीं ख्याल आपको कुछ और करने की जरूरत है. ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है हमारे प्रोडक्ट्स की वर्थ बढ़ चुकी है. मेरा एक विजन है, हो सकता है सब लोग डिसएग्री करें, मैं कहता हूं स्टार्ट स्मॉल विथ अ बिग आइडिया एंड हैव अ अप्रोच ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जिसको हम काइजन कहते हैं जापानीज लैंग्वेज में. एक और चीज मुझे बताइएगा, हम स्टार्टअप पे जब भी बात करते हैं तो हमारा दिमाग चला जाता है फूड की तरफ, फूड चेन्स हो गई या फिर ग्रोसरी हो गई, उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस हो गई, या फिर सफरी सहूलत हो गई. माहौलियाती निज़ाम में हमारा क्या स्टार्टअप का किरदार हो सकता है? आपके पास 15 से 20 स्टार्टअप है जो इन्वेस्टमेंट लेके आए, जो ट्रैश पे और एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं. मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आप तक भी इसलिए नहीं पहुंची कि अवेयरनेस नहीं है. मैं चाह रहा हूँ कि हम अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा काम करें. जो स्टार्टअप्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बताएं लोगों को पाकिस्तान बुरा नहीं है, पाकिस्तान में अमेजिंग चीजें हो रही हैं. प्रोग्राम ये 6वां या 5वां प्रोग्राम होगा मेरा, जो मैं स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप पे कर रही हूँ. अब इससे ज्यादा अवेयरनेस क्या हो सकती है? नहीं, और ज्यादा मैं चाह रहा हूँ आप नहीं, और जरूरत है. आप नहीं. देखिए पीटी में जो है माशाल्लाह देखा जाता है, हमारे जितने भी हमारे रूरल अर्बन या पाकिस्तान से बाहर सब जगह देखा जाता है. इसीलिए इस टॉपिक को करने का मकसद यही है कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें काम किया जा सकता है, इसमें बहुत बेहतरी आई. अवेयरनेस वाली बात मैं तो चाह रहा हूँ वो बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि राइट
کہ جب بچہ وہاں پہ آتا ہے آئیڈیا کے لیے آتا ہے تو اس کو وہ پلیٹ فارم نہیں پتا ہوتا کہ آئیڈیا جنریٹ کہاں سے کرنا ہے. اینڈ یو آر رائٹ کہ وہ فوڈ بزنس یا ایکس وائی زیڈ بزنس پہ ہی وہ بیسکلی اپنا سرکل کر رہا ہوتا ہے. سو اگر اویئرنیس دی جائے کہ کن پلیٹ فارمس پہ جا کے آپ انفارمیشن گیدر کر سکتے ہو تو آئی تھنک وہ آئیڈیا چرننگ میں بہت ہیلپ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا وہ واقعہ بتاتا ہوں. پچھلے سال میں ایک کمپٹیشن ہو رہا تھا نیشنل لیول کا اقرا یونیورسٹی میں, وہاں جج کر رہا تھا تو ایک اسٹارٹ اپ آئیڈیا آیا, انہوں نے پچ کیا کہ جی ہم ویسٹ پلاسٹک سے روڈز بنائیں گے. اور جب وہ پچ کیا وہ بہترین آئیڈیا تھا, میں جا کے لوگوں کو بتا رہا تھا. اسی دن شام کو میں نے سنا کہ جرمنی میں پہلا روڈ بنا ہے ویسٹ پلاسٹک سے, اور اسلام آباد میں بھی ایک روڈ بننے جا رہا ہے. اب آپ سوچیں ان کو ہائی لائٹ ملی, وہاں انوائرمنٹ ملا. وہ جو اقرا یونیورسٹی کے بچے تھے ان کو صرف یہ نہیں پتا تھا وہ جو چھوٹے کہ کہاں جا کے وہ اپلائی کریں, اس آئیڈیا کو ریئلٹی میں کیسے لے کے آئیں. تو آئیڈیاز ہیں انوائرمنٹ پہ, کیا آپ جس فیلڈ میں بولیں گی مور دین 100 ایریاز ہیں جہاں پر اسٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں. بٹ اگین اویئرنیس کا ایشو ہے, ان کو ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی آئے چلو یار تمہارے پاس آئیڈیا ہے, چلو اس پہ کام کرتے ہیں. تو میں جو آئیڈیاز پوری دنیا میں کام ہو رہے ہیں, بڑے بڑے کنٹریز میں کام ہو رہا ہے, جن پہ وہ آپ کے اپنے یونیورسٹیز کے بچوں کے پاس وہ سیم آئیڈیاز ہیں. ان کو پلیٹ فارم چاہیے, اور ایزی پلیٹ فارم چاہیے, کلک کر کے اپلائی کرنے والا چاہیے, نہ کہ لینتھی فارمز چاہیے, بہت مشکل پروسیس چاہیے. ہمارے یہاں انگلش پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے 50% اسٹارٹ اپ آئیڈیاز فیل ہو جاتے ہیں پاکستان میں, کیونکہ انہیں ایویلویٹ اس پہ کیا جاتا ہے کہ جو اسٹارٹ اپ فاؤنڈر ہے وہ انگریزی بولتا ہے یا نہیں بولتا. یہ معیار نہیں ہے. آئیڈیا کے لیے انگریزی ہونا ضروری نہیں ہے, آئیڈیا ہونا بہت ضروری ہے. تو جو سن رہے ہیں میں سب کو کہوں گا کہ انگریزی کے بجائے آپ اس کے آئیڈیا پہ فوکس کریں, اس کے آئیڈیاز میکس منی, انگلش نہیں پیسہ بناتی ہے. جب ایڈ آن کرنا چاہوں گا, ہمارے NSE 21 ہوا تھا, کپل واز دیئر ایز اے جج, تو وہاں پر اخوت کی طرف سے بہت سارے کالجز آئے تھے پین پاکستان سے. پہلے میں نے ان کو ایڈوائز کیا تھا بیٹا انگریزی فوکس نہیں کرنا آپ نے, اردو. لیکن آپ بلیو می جو آئیڈیاز تھے ان کے پاس, اور وہ اسمال کالجز سے بچے اٹھ کر آئے تھے, اور ان دا وے دے ور پریزنٹنگ ایک اربن سینٹر کے اندر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو وہ بیٹ کر سکتے ہیں وہ. سو وہی بات ہے کہ آئیڈیا کا ہونا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے جو ان رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے پرسیپشن. کوئی بھی انویسٹر چاہے غیر ملکی ہو یا لوکل ہو, دونوں کے لیے پرسیپشن بڑا ضروری ہے. سو وہ پرسیپشن جو ہے ہمیں امپروو کرنا ہے, اور وہ رفع عامہ سے ہی ہو سکتا ہے. آپ نے پاکستان کی امیج بلڈنگ, بیکاز وہ پرومس ہے, آپ کوئی جھوٹ نہیں, کوئی مفروضہ نہیں دے رہے ہیں, دیٹ پرومس از دیر. سو دیٹ پرسیپشن از ویری امپورٹنٹ. اینڈ دین سیکورٹی, دیٹ از ون بگ چیلنج. ایک چھوٹا بلاسٹ فرانس میں, یورپ میں, entire world, I mean so that is another area that we have to work on. And then I think the rest is we have the right policies. ہم نے انویسٹمنٹ اٹریکٹ بھی کی ہے کہ زمانے میں ہم نے 10 بلین $15 بلین a year انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی, اور ابھی بھی بہت پوٹینشیل ہے. there is a lot of potential. بٹ یس, یہ 2-3 چیزیں ہیں. پالیسی ہم فارمولیٹ کر لیتے ہیں, وہ ہم نے کی بھی ہے. آپ نے سیکیورٹی اینڈ دیٹ پرسیپشن دیٹ یو ہیو ٹو ڈیولپ. اور یہ جو میں نے ان سے بات کی تھی, گورنمنٹ کی جو ٹیکنالوجی زونز ہیں وہ ابھی تک کچھ طرح ہمیں ایکٹیو نہیں. جی, میں آپ کو اس پہ اپڈیٹ دوں گا کہ گورنمنٹ آف سندھ, دس ول بی فرسٹ پبلک سیکٹر جس میں کو انویسٹر ہوگا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. NED یونیورسٹی, جہاں پہ اسٹوڈنٹس آلریڈی موجود ہیں, اکیڈمیا موجود ہیں, مینٹورشپ موجود ہے, ایک NIC ایگزسٹ کرتا ہے, وہاں پہ ملٹی اسٹوری ٹیکنالوجی پارک بنانے جا رہے ہیں. اٹس multi-billion rupee project, or soon you will see the advertisement in the all approvals, everything, procurement uski start ho jayegi, and it will be led by the private sector and supported by the public sector, jo ke public sector ka ek role hai. So I think we are in the right direction, and this will be first ever. abhi isse pehle jo technology park bana hai وہ صرف پبلک سیکٹر میں بنا ہے, تو اس میں وہ ہم ٹو میک اٹ اے سکسیس اسٹوری, جو ہمارا پچھلا ٹریک ریکارڈ پروونشل گورنمنٹ کا رہا بھی ہے, بننے جا رہا ہے.
اور NICs تو ایگزسٹ کر ہی رہے ہیں, اور دیر از اے بگ پروگرام, EDP اسپینڈنگ ہونی ہے, بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے ان دی IT سیکٹر, ای-کامرس, اور سکسیس سٹوریز آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں. کپل وہی بات ہو گئی کہ ماحول ہمارا سیاسی گرم بھی ہے, اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہوتی ہے, بھی کراچی اکانومی ہب ہے اس وقت. اب جو ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے 2 واقعات ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے بھی انویسٹر جو ہیں اب چاہے چھوٹے لیول کا ہو یا بڑے لیول کا ہو, انویسٹ کرتے ہوئے تھوڑا گھبراتا ضرور ہے. واقعات کی وجہ سے نہیں, میں سوچ رہا ہوں کہ شاید واقعات تو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں, ایسا نہیں کہ صرف پاکستان میں ہو رہے ہیں. میں صبح بھی دیکھ رہا تھا کہ USA کی خبر آ رہی تھی, تو واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ USA کی انویسٹمنٹ رک جاتی ہے اس ایک واقعے سے. تو واقعات نہیں, انسرٹنٹی ان فائنینشیل ٹرمز, مطلب ڈالر کو ہمیں سسٹین کرنا ہوگا جتنا جلدی ہو سکتا ہے, ہمیں ڈالر کو سسٹین کرنا ہوگا. کیونکہ ہوتا یہ کہ بچے ڈالرز میں پیسے لے کے آتے ہیں باہر سے, ان کو ری پے کرنا پڑتا ہے اور ارن کرنا پڑتا ہے پاکستانی روپیز میں. اب وہ جب ڈالر پہ لے کے آئے تھے ان کو کتنے پیسے ملے تھے, آج ری پے کرنے ہیں تو ان کی ڈیبٹ ڈبل ہو جاتے. تو یہ اسٹارٹ اپس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب وہ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں, آج میں اگر $1 لاکھ لے کے آ رہا ہوں اور آج مجھے 190 سے کنورژن مل رہا ہے, اب میں جب ری پے کروں گا تو مجھے 250 کے حساب سے پے کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستانی سٹارٹ اپس کے لیے جب وہ ڈالرز میں پیسے لے کے آ رہے ہیں. تو ڈالر کی جو سسٹینیبلٹی ہے یا اس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا. ہم انویسٹمنٹس بہت سارے لے کے آ سکتے تو ہیں. یہ ایکسچینج ریٹ سے کافی فرق پڑتا ہے فہیم, بہت زیادہ بہت فرق پڑتا ہے, بالکل ڈالر کے حوالے سے, مطلب بہت فرق پڑتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں نا, ابھی $85 ملین کی انویسٹمنٹ لے کے آیا ایک اسٹارٹ اپ, اس نے جب لے کے آیا تو اسی دن کنورٹ کی جتنی بھی انویسٹمنٹ لے کے آیا, چاہے وہ ٹرینچ میں لے کے آیا. اب وہ جب واپس کرے گا, ری پے کرے گا, تو جب جتنا بھی ریٹ ہوگا ڈالر کا, کنورژن ریٹ جو ہوگا آپ کو اس میں امپیکٹ پڑتا ہے اس پہ. بالکل ٹھیک ہے. چلے, میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ کا بھی, محبوب صاحب, کپل آپ کا, اور فہیم آپ کا. اور انشاءاللہ یہ ہمارا کوئی آخری پروگرام نہیں ہے, مزید ہم اس حوالے سے پروگرام کرتے رہیں گے. ہیمرنگ ہونی چاہیے, اور یقیناً پاکستان میں پوٹینشیل بھی موجود ہے. اور اگر کہا جائے آج کی جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے کہ سٹارٹ اپ جو ہے وہ ہماری اکانومی میں ایک انجیکشن کا کردار ادا کر سکتا ہے, اور کر رہا ہے انشاءاللہ. بس نمبر انکریز ہو رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 2030 میں جو ہے ناظرین, سٹارٹ اپ کی جو مالیت ہوگی وہ $50 بلین تک ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز, ہماری گورنمنٹ اس پہ فوکس کرے. پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان.